नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो AIB 19 एग्जाम आपका होने वाला है। अगर ये 2 साइकिल में होता है, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि AIB का एग्जाम साल में 2 बार होता है, लेकिन पिछले 3 सालों से ये साल में केवल एक बार हो रहा है। लेकिन इस बार काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि ये साल में 2 बार हो सकता है। अगर ये साल में 2 बार होगा तो एक बार आपका मई जून जुलाई के आसपास होगा और एक बार आपका नवंबर दिसंबर के आसपास होगा। तो अगर मई जून में होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ी सी प्रिपरेशन अभी से अपनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों ने AIB 18 दिया अगर उनके बहुत कम मार्क्स हैं तो मुझे पता है कि वो उन्होंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी, क्योंकि एग्जाम की जो फॉर्म फीस है वो बहुत ज़्यादा है। वो हर बार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हर बार हम फॉर्म दोबारा भरें। और अगर जिन बच्चों का 2 साल से भी नहीं हो रहा है तो उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि अब उनको निकालना ही पड़ेगा ताकि वो अपनी प्रैक्टिस आगे कंटिन्यू कर सकें। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि AIB 18 के बाद हमारे कौन से BR एक्ट्स, एक दो BR एक्ट्स ऐड हो गए हैं, क्योंकि एक दो BR एक्ट्स उन्होंने नए क्वेश्चन पूछे हैं तो हमें वो भी पढ़ने पड़ेंगे। और कुछ BR एक्ट्स ऐसे थे जो पहले भी थे लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं था कि ये भी हमें पढ़ने होते हैं, तो वो हम इस AIB 18 के जो BR एक्ट की लिस्ट है इसके अंदर हम अच्छे से एक बार देख लेते हैं ताकि सब बच्चों को हेल्प हो जाए। देखिए, आपके 19 सीरियल नंबर, आपका अगर AIB 18 के सिलेबस देखोगे तो 19 सब्जेक्ट्स आपके पर्टिकुलरली दे रखे उन्होंने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग 1 2 3 ऐसे 19 तक। तो अगर हम पहला सीरियल नंबर की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करें, तो इसका आपका एक ही BR एक्ट चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का BR एक्ट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद IPC की बात करें, इंडियन पिनल कोड, तो भैया आपको दोनों लेने पड़ेंगे, IPC भी और भारतीय न्याय संहिता भी। इसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक ये है कि अगर आप मान लो नया अगर आपको सिलेबस में ऐड होता है, अभी सिलेबस तो नहीं आया AIB 19 का, मान लो अगर ऐड कर देते हैं वो भारतीय न्याय संहिता, IPC को हटा देते हैं, तो भाई आपको IPC के एक बार क्वेश्चंस तो देखने पड़ेंगे ना, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन टिक करोगे, क्योंकि ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है मानते हैं। मेन चीज क्या चेंज हुई है, जो सेक्शंस की जो सीक्वेंस थी ना वो ऊपर नीचे हो गई है, थोड़ा सा पूरा पार्ट्स अलग हो गए हैं, चैप्टर के जो नाम थे वो ऊपर नीचे हो गए। वो हमें थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा, कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा। तो आपको IPC तो लेना ही पड़ेगा और नया वाला तो आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जुडिशरी की, क्लैट की, UGC नेट की, तो आपको नया तो लेना ही पड़ेगा। तो भैया दोनों लेके रखो आप, ठीक है। ऐसे ही कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करें तो CRPC 1973, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये आपको चाहिएगा। उसके बाद कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की बात करें तो आपका CPC 1908 और आपका लिमिटेशन एक्ट 1963। आपका लिमिटेशन और CPC को साथ पढ़ा जाता है, अलग से नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। तो आप लिमिटेशन, इसके अंदर सिलेबस में लिमिटेशन दे नहीं रखा लेकिन लिमिटेशन से क्वेश्चन आते हैं, आप अपना साथ में इसको लेके चलना। एविडेंस लॉ की बात करें तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, आपको दोनों पढ़ने पड़ेंगे, लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करें, ADR की बात करें, काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है। आजकल जो बड़े बड़े NLUs हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, लॉ इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इस पर्टिकुलर आप सब्जेक्ट में, आपको पता है, मास्टर डिग्री करा रहे हैं LLM की। और अगर आप इंडिया से बाहर जाओगे, किसी फॉरेन कंट्री में जाओगे, तो वहां पे भी आर्बिट्रेशन का, कंसिलेशन का, मीडिएशन का बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, ठीक है। ये जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है ये अपने आप में ही बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये एक लॉ की बहुत बड़ी साइड है, ठीक है। तो ये आप नॉलेज के लिए पढ़िए, भले ही आपको एग्जाम में इसके 3 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप नॉलेज के लिए डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा आपको। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, दोनों BR एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में थ्योरी आएगी आपकी, वो आपको अलग से बुक से पढ़नी पड़ेगी। फैमिली लॉ की बात करें तो फैमिली लॉ में बहुत ज्यादा BR एक्ट्स हैं, लेकिन मैंने जो सेग्रीगेट करके रखे हैं आपके सामने, ये तो भाई डेफिनेटली आपको चाहिएंगे। अगर आप कोई भी BR एक्ट परचेज करते हो जिसमें कमेंट्री नहीं है, तो कुछ आपको इसमें मिल जाएंगे, जैसे हिंदू मैरिज मिल जाएगा, हिंदू सक्सेशन मिल जाएगा, माइनॉरिटी गार्डियनशिप मिल जाएगा, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस मिल जाएगा, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, डेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, मुस्लिम पर्सनल लॉ शारियत एप्लीकेशन एक्ट 1937, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज 2019। तो देखिए, ये तो इनसे क्वेश्चन आ ही रहे हैं, क्योंकि अगर आपने मेरी प्रीवियस ईयर अगर वीडियो देखी होगी प्लेलिस्ट में, तो मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बताया, वही इस वाले BR एक्ट में से आ रखा है। और फैमिली लॉ तो मैंने बहुत प्यार से कराया है, क्योंकि फैमिली लॉ हर एक एग्जाम में आता है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, UGC नेट में भी इसके पर्टिकुलर पूरी एक यूनिट है जिसमें से 12 13 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही वास्ट है, बहुत ही डीप में पढ़ सकते हो। इसके अंदर भी सेम है, आप मास्टर्स ऑफ लॉ कर सकते हो, बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है ये भी। तो इसके लिए आपको भाई ये तो लेना ही पड़ेगा। अगर आपके BR एक्ट जो आपने परचेज किया उसमें इनमें से कोई BR एक्ट नहीं है, तो भाई आप उसका PDF निकाल लो, उसकी फोटोकॉपी करवा लो, क्योंकि फोटोकॉपी भी अलाउ होती है एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
जितने भी बेरेक्ट्स मैं बता रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक में छोटा छोटा उनको हिंट लिख लो, ताकि आप बाद में इन सबको इकट्ठा लेके अपना एग्जाम में लेके जा सको। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करें सीरियल नंबर 8 की, तो इसका कोई बेरेक्ट तो पर्टिकुलरली है नहीं, तो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कौन से आर्टिकल पे बेस्ड है, फिर आपका थोड़ा इसका और डिटेल में आ जाएगा भाई कितने प्रकार की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो सकती है, इसका मिसयूज क्या हो रहा है, केस लॉ आ जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, इन्वायरमेंट पे, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ पे। तो ये इस प्रकार से ये 4 क्वेश्चन इसके निकलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनसे आते हैं। आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में अगर डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो आरटीआई एक बहुत बढ़िया टूल है, अगर आप हमें गवर्नमेंट का जो भी काम है उसको देखना है कि भाई वो किस तरीके से अपना काम कर रही है। प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट केसेस अंडर बीसीआई रूल्स, थोड़ा सा बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि भाई कोई भी एलएलबी करता है तो चाहे वो कुछ बने या ना बने लेकिन वकील जरूर बनता है, ठीक है। तो वकील बनने के लिए आपको उसके जो प्रोफेशनल है उसका एथिक्स पता होना चाहिए, उसके जो मिसकंडक्ट केसेस हैं बीसीआई के द्वारा जो बताए गए हैं कि अगर आप इनमें से कोई भी चीज करती हो तो वो मिसकंडक्ट के अंडर आती है। कई बार हम कोई ऐसी गलती कर देते हैं हमें पता नहीं होता ये मिसकंडक्ट है, लेकिन अगर आप मिसकंडक्ट केसेस पढ़ोगे बीसीआई के द्वारा जो बताए गए हैं, लगभग 50 से 55 58 के बीच केसेस हैं, कोई भी अच्छी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए आप, उसके अंदर आपको सारे केसेस मिलेंगे। आपको नॉलेज के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना, नॉलेज के ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की बात करें तो जब सुप्रीम कोर्ट का आप एडवोकेट रिकॉर्ड एग्जाम देते हो तो उसके अंदर पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट आता है 3 घंटे का, उसमें रिटर्न एग्जाम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज है इस सब्जेक्ट की। तो इसके अंदर आप देखिए एडवोकेट एक्ट 1961 से क्वेश्चन आते हैं, जो बीसीआई के रूल्स हैं उनसे एक दो क्वेश्चन आते हैं। बीसीआई की वेबसाइट पे आप जाइए, वहां पे लिखा होगा बीसीआई के रूल जो है, जो आपके एटिकेट्स के रिगार्डिंग रूल हैं, वो पूरी पावर होती है बीसीआई के पास कि भाई ड्यूटी टुवर्ड्स कोर्ट्स क्या है, ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट क्या है आपकी, ठीक है, ड्यूटी टुवर्ड्स ओपोनेंट क्या है, वो सारा वहां पे बता रखा है अच्छे से। उसको डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ में निकाल लीजिए और उसको फिर फोटोकॉपी करवा के अपने पास रखिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहां से एक दो निकलते हैं। इस बार भी क्वेश्चन आया था जो एआईबी 18 की बात करें हम, लेटेस्ट एग्जाम की। और केसेस के लिए भाई आपको याद करने पड़ेंगे कौन सा केसेस किसके अंदर है, क्योंकि क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको केस दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा ये कौन से मिसकंडक्ट के रिगार्डिंग था, या फिर एक मिसकंडक्ट दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा ये कौन से केस में बताया गया था। तो लीडिंग केसेस है, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। कंपनी लॉ की बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार एआईबी 18 में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे कंपनी लॉ के। तो कंपनीज एक्ट भले ही 2 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये एक थोड़ी अलग ही साइड हो जाती है ना, लॉ की ब्रांच अलग हो जाती है। कॉर्पोरेट सेक्टर में जिनको जाना है वो ये काफी डिटेल में पढ़ते हैं, एनएलयू वाले बच्चे। अगर आपने अपने कॉलेज टाइम में इसको अच्छे से नहीं पढ़ा तो शायद आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए आपको कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ना पड़ेगा। एनवायरमेंटल लॉ की बात करें, भले ही 2 क्वेश्चन आते हैं लेकिन भैया इसके अंदर बेरेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और देखिए ये भी एक बहुत अच्छी ब्रांच है ना, अगर आप देखोगे कुछ एनएलयूज इसमें भी मास्टर डिग्री करा रही हैं, और अपनी कंट्री में भले ही थोड़ा सा इस पे कम ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे इस पे अच्छा ध्यान दिया जा रहा है। एनजीटी जो है अपने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। आप देखते होगे न्यूज में हर दिन कोई ना कोई एनजीटी से रिलेटेड न्यूज आती है कि उस फैक्ट्री पे इतना फाइन लगाया, उस गवर्नमेंट पे इतना फाइन लगाया, उस स्टेट पे इतना फाइन लगाया। जो भी अगर आप इन्वायरमेंटल लॉ के नियमों को उल्लंघन करते हो तो एनजीटी बड़े ही सख्त कानून बना रही, बड़े अच्छा काम कर रही है, ठीक है। 2010 से पहले एनजीटी का कोई इतना रोल नहीं था, लेकिन एक अलग से ही इन्वायरमेंटल कोर्ट्स बना दिए गए हैं। बहुत ही कमेटीज की बातचीत हुई थी, उसके बाद ये डेफिनेटली एनजीटी निकल के आया हमारे सामने। तो इसके अंदर आपको भाई नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए। और आने वाले समय की मैं बात करूं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करूं, यूनाइटेड नेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है भाई। हमें आने वाली जनरेशन के लिए भी अपना एक इन्वायरमेंट देख के चलना है। तो आने वाले टाइम की बात करें तो इन्वायरमेंटल लॉ में बहुत अच्छा स्कोप है आपका, तो आपको ये नॉलेज के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। भले 2 क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1996, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1997, वाटर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन ऑफ 1981, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस 1991। इससे क्वेश्चन आता है इन्वायरमेंट से, वाइल्ड लाइफ से, एनजीटी से, बायोलॉजिकल, इंडियन फॉरेस्ट से, इन शुरू से ही सारे से तो क्वेश्चन आता है। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट से कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, सारे जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं एक एक मैंने वहां से निकाला है, कौन से एक्ट से क्वेश्चन आ रहा है वही मैंने आपके सामने रखे हैं। और इस बार जैसा एआईबी 18 में सरप्राइज दिया है, उन्होंने 2-3 बेयर एक्ट से नए क्वेश्चन पूछ लिए थे, इसीलिए भैया मेरे आपको थोड़ा सा एक कदम आगे रह के चलना पड़ेगा, क्योंकि एआईबी का कुछ नहीं पता, हर साल ये अपना धीरे धीरे एग्जाम का लेवल बढ़ा रहे हैं। जैसे इस बार इन्होंने कट ऑफ भी बढ़ा दिए, पहले जनरल ओबीसी के 40 नंबर होते थे, इस बार 45 नंबर है, पहले एससी के 40 नंबर होते थे, इस बार पहले 35 होते थे, इस बार 40 नंबर कर दिए हैं। तो धीरे धीरे थोड़ा एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है।
साइबर लॉ की बात करें तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आपका मोर देन सफिशिएंट है। इसके अंदर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मेनली आपका डेफिनेशन पार्ट से काफी क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर गिने चुने सेक्शन होते हैं, वो अगर आप मेरा प्रीवियस ईयर वीडियो देखा होगा उसी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ की बात करें तो इस बार एआईबी 18 में बड़ा ही तगड़ा सेक्शन जो था लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ का ही था। 4 क्वेश्चन आए थे, लगभग हर बच्चे से नहीं हुए थे। 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली नहीं हुए होंगे किसी बच्चे से, क्योंकि इन्होंने अलग पूछ लिया था। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे। आज तक एआईबी 18 तक, एआईबी 17 से पहले की बात करें, मैटरनिटी बेनिफिट से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। फर्स्ट टाइम एआईबी 18 में इंट्रोड्यूस किया गया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। 2 क्वेश्चन, वो भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। फैक्ट्रीज एक्ट से 1 क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन पूछा गया था। फैक्ट्रीज एक्ट वास्तव में इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इस बार जिन्होंने क्वेश्चन पूछा वो थोड़ा सा हटके पूछा, काफी अलग से, बहुत बच्चों को ढूंढने में दिक्कत आई होगी। लेकिन मेन अगर इसकी बात करें तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मैटरनिटी बेनिफिट 1961, ये शुरू के 4-5 तो एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923, ये तो 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे और इनसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, इंडस्ट्रियल इंप्रूवमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। ठीक है, तो ये आपके लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ के ये बेयर एक्ट हैं। जो बेयर एक्ट आपको परचेज करोगे विदाउट कमेंट्री वाले आप पब्लिकेशन के, उसके अंदर ये मिल जाते हैं तो वेरी गुड। अगर नहीं मिलते हैं तो अपना इंडियन कोड वेबसाइट के जाइए, वहां से अपना पीडीएफ डाउनलोड करिए, उसकी फोटो कॉपी निकालिए और अपना उसको लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ के साथ आप पढ़ सकते हो और एग्जाम में लेके भी जा सकते हो। ये आपको करना है। लॉ ऑफ टोर्ट मोटर व्हीकल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ की बात करें तो इसके अंदर लॉ ऑफ टोर्ट्स आपको पता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसका बेयर एक्ट नहीं होता है। आपको थ्योरी लर्न करनी पड़ेगी, सारे मैक्सिम्स याद करने पड़ेंगे, सारे केस लॉज याद करने पड़ेंगे, सारे कंसेप्ट याद करने पड़ेंगे। डिफेमेशन क्या होता है, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस क्या होता है, ठीक है, ये सारा अपने लॉ ऑफ टोर्ट में पढ़ेंगे। बहुत ही डिटेलिंग से मैंने अच्छे से करा रखा है। लॉ ऑफ टोर्ट के प्रीवियस ईयर में आप देखोगे, एआईबी के प्रीवियस ईयर में बहुत ही अच्छे से करा रखा है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो 2019 में अमेंड किया गया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1 क्वेश्चन आता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 काफी इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं निकल के, तो आपको यहाँ से 2 डायरेक्ट तो लेने ही लेने। उसके बाद टैक्सेशन लॉ की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, इससे क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 1 क्वेश्चन आपका सीजीएसटी एक्ट 2017 से भी आ जाता है, जो आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। नया एक्ट है, ट्रेंडिंग एक्ट है और काफी, अभी देखें तो अगर धीरे धीरे एआईबी इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, और जो अलग एग्जाम्स हैं लो के उसमें भी सीजीएसटी से क्वेश्चन आता है, तो आने वाले टाइम में इसकी वेटेज और बढ़ेगी। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ प्रॉपर्टी लॉज एनआई की बात करें तो इसके अंदर आपकी 4 बियर एक्ट है, मोस्टली 8 क्वेश्चन आते हैं इस वाले पार्ट से। सीरियल नंबर 17 की बात करें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्वेश्चन काफी अच्छे आते हैं और आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बियर एक्ट है, लगभग हर एक एग्जाम में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन आता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 से क्वेश्चन आता है। टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, टीपीए मैं बता दूं आपको एआईबी का मतलब बड़ा ही खतरनाक सब्जेक्ट माना जाता है। टीपीए के अगर आप क्वेश्चन देखोगे एआईबी के प्रीवियस ईयर में, बड़े ही बढ़िया क्वेश्चन पूछे हुए उन्होंने। बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है टीपीए में, अगर आप मेरा प्रीवियस ईयर देखोगे शायद थोड़ी सी आपको हेल्प मिल सकती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से भी क्वेश्चन आता है, हर बार 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 2 करके ऐसे करके ये 4 टॉपिक्स है, 8 क्वेश्चन इनसे निकलते हैं। ठीक है, लैंड एक्विजिशन लो की बात करें तो लैंड एक्विजिशन लो के 2 क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी एआईबी 18 में क्वेश्चन आया था और काफी बच्चों से नहीं हुआ था, लेकिन जिन्होंने मेरा प्रीवियस ईयर देखा उनसे क्वेश्चन हो गया था, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बेस पे ही क्वेश्चन आया था। राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 वाले से लगभग 3-4 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते, दोबारा क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। उससे पहले 3-4 साल से पहले केवल इसी एक्ट से क्वेश्चन आते थे, लेकिन 2013 में नया एक्ट बना, इसके बाद इसी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 के 2 क्वेश्चन। आप ये कर सकते हो क्योंकि आने वाले टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, तो काफी लोगों की जमीन ली जा रही है। थोड़ा बहुत ह्यूमन राइट्स वाला एंगल है यहाँ पे, तो अगर आप इसको ह्यूमन राइट्स वाली फील्ड में हो, आप अगर ह्यूमन राइट्स में आप एलएलएम कर रहे हो या आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर, ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी के अंदर, तो आप डेफिनेटली ये पढ़ना चाहिए भाई, आपको काफी आपका हेल्प वाला टॉपिक है ये। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज की बात करें, लास्ट टॉपिक की बात करें, 19 सीरियल नंबर की बात करें तो भैया ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, कॉपीराइट एक्ट 1957, पेटेंट एक्ट 1970, डिजाइन एक्ट 2000, ये शुरू के 4 से तो क्वेश्चन आने ही आने। ठीक है, 2 क्वेश्चन आते होते हैं, इनमें से ही 2 क्वेश्चन निकलेंगे। अगर आपकी किस्मत खराब है तो शायद वो इन 2 में से पूछ सकता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999, प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001। ठीक है, इससे बाहर, इनके बाहर आईपीआर का क्वेश्चन नहीं आएगा, मोस्टली इन्हीं से क्वेश्चन आएगा।
या फिर वो कन्वेंशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है, जो पुराने कन्वेंशंस होते हैं, बर्न कन्वेंशन क्या है, ठीक है, डब्ल्यूपीओ क्या है, डब्ल्यूआईपीओ क्या है, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब AIB 19 की प्रिपरेशन डिटेल में करेंगे। फिलहाल आपके ये बियर एक्ट्स हैं, आपको एक नोटबुक में सबका सब्जेक्ट का नाम लिख लो, उसके अंडर ये जो बियर एक्ट्स हैं ये सारे लिख लो, अपना 1-2 पेज में सारा उसको लिख के अपना संभाल के रखो, जब आप प्रिपरेशन करोगे डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी इससे। और कोई आपको बियर एक्ट नहीं है तो आप फोटोकॉपी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। AIB ने अलाउ किया हुआ है फोटोकॉपी को। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।